सिद्धांत दार्शनिक राजा दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बात करेंगे। यह भी कंपटीशन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नेट, जेआरएफ, आईएएस में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो इसके अंतर्गत हमें मूल बात ये समझनी है कि प्लेटो के समय में यूनान के अंतर्गत अज्ञानी मूर्ख लोगों का शासन था और प्लेटो के गुरु सुकरात के द्वारा जो प्लेटो के गुरु सुकरात को जो मृत्युदंड दिया गया था वह भी अज्ञानी शासकों के द्वारा ही दिया गया था। इसलिए जब सुकरात को मृत्युदंड दिया गया उसी समय प्लेटो ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ऐसी कौन सी राजनीति हो, ऐसी कौन सी शासन व्यवस्था हो जिसके अंतर्गत सुकरात जैसे महान मनीषी को दोबारा से ऐसे दंड ना दिया जावे। तभी उन्होंने अपनी रिपब्लिक के माध्यम से ये सिद्धांत दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम जब दार्शनिक राजा के सिद्धांत की बात करते तो इसमें ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में प्लेटो के शिक्षा और साम्यवाद इसकी परिणति है दार्शनिक राजा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में प्लेटो अपनी रिपब्लिक के माध्यम से आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा का शासन स्थापित करना चाह रहा था। तो यहाँ में मूल बात सिर्फ ये ध्यान रखनी है कि प्लेटो विवेक ज्ञान की सत्ता चाहता था, ज्ञान की संप्रभुता चाहता था। अब सबसे पहले यहाँ मूल बात ये आती है कि प्लेटो का दार्शनिक शब्द से क्या भावार्थ है। प्लेटो का दार्शनिक शब्द से भावार्थ है प्रतिभावान व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, नोट कीजिएगा, प्रतिभाशाली व्यक्ति या विवेकवान व्यक्ति। क्लियर? अर्थात प्लेटो का यहाँ दार्शनिक से तात्पर्य विवेकवान व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, और वह अपने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की बात करता है। जैसा कि जब यूनान में अज्ञानी व्यक्तियों का शासन था तो उस समय स्वयं प्लेटो ने देखा कि एक दर्जी के लिए, एक बढ़ई के लिए योग्यता चाहिए, जबकि शासक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है। जबकि सच्चाई है कि शासन एक कला है और शासक वही बन सकता है जो शासन कला में निपुण हो। इसलिए उन्होंने विवेक या बुद्धिमान व्यक्ति के शासन की बात है कि अब दार्शनिक राजा के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे पहले हमें मूल बात जो लेनी है वो ये लेनी है कि वास्तविक रूप में प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो है वो है आत्मा के त्रिभाग। मैंने आपको साम्यवाद के सिद्धांत में समझाया था आत्मा के त्रिभाग क्या क्या है, विवेक, साहस, तृष्णा। अब इसके आधार पर उसका कहना ये है कि जब एक व्यक्ति वास्तविक रूप में व्यक्तिगत न्याय की बात की जाती है तो उसमें विवेक की प्रधानता होती है। अगर विवेक की प्रधानता होती है उसी तरीके से समाज या राज्य के अंतर्गत इन तीन तत्वों के आधार पर जो तीन वर्ग बनते हैं, मैंने पिछली वीडियो आपको बताया था, यहाँ पर दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग होगा। तो इन दोनों वर्गों पर अर्थात सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग के ऊपर दार्शनिक शासक का नियंत्रण होगा और वास्तविक रूप में जब इसका नियंत्रण होगा तो फिर वहां जो शासक होगा कौन होगा, दार्शनिक राजा होगा। दूसरी जो बात करता है वो करता है ये सद्गुण ही ज्ञान है। नोट करें, सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। ये इसके दो आधार हैं, अर्थात इस सिद्धांत को समझना है तो इन दो आधारों पर समझना है। अब इसके बाद में जो अगली बात वह बताता है वो ये बताता है कि दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे होगा। दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे होगा, दार्शनिक राजा का निर्माण कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने अपने शिक्षा सिद्धांत में व्यवस्था की है क्या कि 20 वर्ष तक संगीत और व्यायाम की शिक्षा पर बल दिया जाएगा। उसके बाद में 20 के बाद में हम ये देंगे 20 से 30 वर्ष तक
20 से 30 वर्ष तक विभिन्न विज्ञानों की शिक्षा दी जाएगी, विभिन्न विज्ञानों की शिक्षा दी जाएगी, जिससे उसको विवेकवान बनाया जाएगा। और उसके बाद में 35 यहाँ पर विशेषकर उसको द्वंद्वात्मकता की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यहाँ इस तरीके से दार्शनिक शासक का निर्माण किया जाएगा। अब इसमें भी क्या होगा, 35 + 15 मतलब 50 वर्ष तक वह सामाजिक जीवन के अंतर्गत व्यवहारिक समस्याओं से सीखेगा। उसके बाद में 50 वर्ष का होने के बाद में वह दार्शनिक राजा बनेगा। तो ये इतनी लंबी प्रक्रिया है, अर्थात आज हम तुलना करें आज वास्तव में इतनी लंबी प्रक्रिया है ही नहीं। जब इन्होंने कहा कि 35 वर्ष तक किताबी ज्ञान लेगा, 15 वर्ष तक व्यवहारिक ज्ञान लेगा, उसके बाद में वह राजा बनेगा। अब जो ये दार्शनिक राजा होगा, इसके गुण क्या होंगे? जैसे गुणों की बात आती है तो वह विवेक का प्रेमी होगा। क्या होगा? विवेक का प्रेमी होगा। विवेक का प्रेमी, विवेक का प्रेमी होगा। इसी के साथ में अगली जो बात लेंगे वो क्या होगा? सत्य का अनुगामी होगा। सत्य का अनुगामी होगा। सत्य का अनुगामी होगा। न्याय का प्रेमी होगा। न्याय का प्रेमी होगा। इसके बाद में क्या होगा? निस्वार्थी होगा। निस्वार्थी होगा। मतलब ये दार्शनिक राजा के गुण है कि उसमें गुण होने चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण होगा। आत्म नियंत्रण होगा। आत्म नियंत्रण होगा। स्मरण शक्ति, अर्थात उसकी स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होगी। स्मरण शक्ति तीक्ष्ण होगी। और इसके साथ में वह शांत स्वभाव का होगा। क्या होगा? शांत स्वभाव का होगा। एक दार्शनिक राजा में ये गुण होने चाहिए। अगर आज हम वास्तविक रूप में राजनेताओं से तुलना करते हैं तो इनमें आप स्वयं देखेगा कि कितने गुण मौजूद हैं। ये बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। मूल बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो मानव जाति को दर्शाना चाह रहा है कि वास्तविक रूप में ज्ञानी व्यक्ति का शासन होना चाहिए। अर्थात इस मूल बात यह आती है कि राजनीतिक शक्ति और विवेक, विवेक मतलब बुद्धिमत्ता, विवेक का संगम चाहता है। ये क्या चाहता है? संगम चाहता है। जैसे स्वयं प्लेटो ने कहा है कि जब तक एक दार्शनिक को राजा नहीं बना दिया जाए या राजा को दार्शनिक नहीं बना दिया जाए तब तक नगर राज्यों में बुराइयों को दूर नहीं किया जा सकता। आज भी हम नोट करें इस बात को कि आज भी पूरी दुनिया में राष्ट्र राज्यों में से बुराइयों को, राजनीतिक बुराइयों को तब तक दूर नहीं किया जा सकता जब तक कि जो राजनीतिक शक्ति है वो विवेकवान बुद्धिमान व्यक्तियों के हाथों में ना दी जाएगी। जब राजनीतिक शक्ति बुद्धिमान लोगों के हाथों में होगी तो तय मानिएगा राजनीति में से बुराइयों को दूर किया जा सकेगा और राष्ट्र राज्य अपने आप में आदर्श राज्य बनेंगे ही बनेंगे। तो इससे हमें ये बात सीखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर ये मूल बात नोट करने की है एग्जाम की दृष्टि से कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो राजनीतिक शक्ति और विवेक बुद्धिमत्ता ज्ञान का समन्वय कर रहा है, संगम कर रहा है, दोनों को मिला रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो कि राजनीतिक शक्ति जिस व्यक्ति के हाथ में वह मूर्ख है और जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो राजनीतिक प्रवेश ही नहीं पाते। जैसा कि आज भी ये आज हकीकत ये कहा जाता है कि राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है। क्या कहा जाता है? राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है। फिर दोहरा रहा हूँ, राजनीति अपराधियों की अंतिम शरण स्थली है। तो ये आज कहा जाता है। हम क्या कहें प्लेटो के माध्यम से यहाँ कि राजनीति विवेकवान लोगों की अंतिम शरण स्थली होनी चाहिए। जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं समाज में उन सबको राजनीति में प्रवेश लेना चाहिए जिससे कि राजनीति अकल के अंधे लोगों के हाथ में ना जा पावे। तो यहाँ पर प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत में जो मूल बात उभर कर सामने आती है वो यही आती है। दूसरी बात उभर कर सामने आती है एग्जाम की दृष्टि से वो ये है कि शिक्षा और साम्यवाद के सिद्धांत की अंतिम परिणति किसमें होती है? दार्शनिक राजा के अंतर्गत होती है। और दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो का अपना मौलिक सिद्धांत है। वास्तविक रूप में इसके माध्यम से प्लेटो बार बार यही दर्शा रहा है कि ज्ञानी व्यक्ति का शासन होना चाहिए, ज्ञान की संप्रभुता होनी चाहिए। तो इसको आप नोट करें
इसके बाद में जो अगली बात आती है कि इस दार्शनिक राजा के कुछ कर्तव्य भी होंगे। क्या होंगे? कुछ कर्तव्य भी होंगे, जिसमें पहला कर्तव्य क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना, ये दार्शनिक राजा का काम होगा। मतलब समाज के अंदर 3 वर्ग हैं, तो यहाँ पर जो दार्शनिक राजा ये देखेगा कि प्रत्येक वर्ग को उसके अपने कार्य सौंपे जाएं और ये भी देखे कि ईमानदारी से अपना कार्य पूरा कर रहे हैं या नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि यदि उल्लंघन किया जाता है तो प्लेटो ने यहाँ पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं की है। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से कह रहे कानून रूप में ऐसी कोई व्यवस्था उन्होंने नहीं की है। दूसरा क्या है? भावी शासनिक शिक्षा का संचालन करना। अब जो भावी शासक होंगे, भावी शासकों की शिक्षा का संचालन, अर्थात यहाँ पर वास्तविक रूप में जो शिक्षा का सिद्धांत है, शिक्षा की व्यवस्था की गई, उसकी देखरेख भी राजा के द्वारा, दार्शनिक राजा के द्वारा की जाएगी। और अगला है जो इसका कर्तव्य है वो क्या होगा कि धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेंगे। क्या? धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित, ये इसके कर्तव्य हो गए। नियंत्रित करेंगे, धार्मिक विश्वासों क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। तो ये दार्शनिक राजा के 3 कर्तव्य हो गए। अब इसके बाद में जो मूल बात आती है ये आती है कि वास्तविक रूप में जो प्लेटो का दार्शनिक राजा है उसके ऊपर कुछ प्रतिबंध भी होंगे, जिनके अंतर्गत रहते हुए उसको अपना कार्य करना होगा। अब यहाँ प्रतिबंध की जो बात आएगी, प्रतिबंध के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि वास्तव में वह राजा ये देखेगा कि राज्य के अंतर्गत किसी भी रूप में धन और निर्धनता का प्रवेश ना हो, राज्य की सीमाओं में वृद्धि या कमी रोकी जाए और इसके साथ में न्याय प्रशासन कायम रखेंगे। ये तीनों बातें ध्यान देंगे। अर्थात मूल बात ये है कि प्रतिबंध ये होगा कि वास्तविक रूप में देश के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत अमीरी और गरीबी का जो फासला है, गैप है, वो ना बढ़े, ये दार्शनिक राजा ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ में जो अगली बात है वो ये आएगी कि राज्य की सीमाओं में कमी या वृद्धि को रोका जाए, ये मूल बात ध्यान रखने की है। अब इन सब के बाद में अंत में हम ये कहेंगे कि प्लेटो ने अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत के द्वारा जब ये बात स्पष्ट की कि विवेक या ज्ञानी व्यक्ति का शासन हो, तो इसमें इस सिद्धांत की हम कुछ आलोचना भी बता सकते हैं। सबसे पहले इसकी जो आलोचना आएगी वो ये आएगी कि दार्शनिक राजा के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। ये आलोचना लेंगे हम इसकी। क्या? नंबर 1, दार्शनिक राजा पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। अब कोई भी नियंत्रण नहीं है तो निश्चित रूप में क्या बनेगा? निरंकुश बनेगा। क्यों? क्योंकि स्वयं प्लेटो ने कहा है कि जो राजा होता है वह अपने आप में संपूर्ण पूर्ण है, उसके ऊपर किसी भी रूप में कोई कानून नहीं है, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह उसके जो आदेश है वो आदेश ही कानून है। उन्होंने यहाँ पर एक उपमा भी दी है कि जिस तरह से एक चिकित्सक होता है, चिकित्सक एक बीमार को ट्रीटमेंट देते समय, बीमार व्यक्ति को ट्रीटमेंट देते समय वास्तविक रूप में वहां पर किताबों का सहारा नहीं लेता है कि किस साल्ट की उसको टैबलेट देनी है, वह अपने विवेक से ही दवाइयां लिखता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो दार्शनिक राजा इतना बुद्धिमान होगा कि उसको किसी भी रूप में संविधान या कानून की कोई आवश्यकता नहीं, उसके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। उसके बाद में वास्तविक रूप में देखा जाए तो यहाँ पर दार्शनिक वर्ग का शासन असंतुलित और अहितकर होता है। क्या होता है? दार्शनिक वर्ग का शासन क्या होता है? असंतुलित और अहितकर होता है, अहितकर होता है। क्यों? क्योंकि एक संकी किस्म का व्यक्ति होता है, वास्तविक रूप में, व्यवहारिक रूप में इसको कोई ज्ञान होता ही नहीं है। तो इस रूप में भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। और ये जो अवधारणा है वो कैसी अवधारणा है? काल्पनिक है। ये भी इसकी आलोचना की जाती है। काल्पनिक अवधारणा क्या है? ये
काल्पनिक अवधारणा है। इस आधार पर भी हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। और यहाँ अगली जो बात आएगी वो आएगी कि नागरिकों की स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। नागरिकों की स्वतंत्रता का अंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग को अपने अपने कार्य तक जीवन पर्यंत नियंत्रित रखा गया है। अपने ही कार्य को करे, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करें। अब एक व्यक्ति जीवन पर्यंत एक ही कार्य करेगा तो निश्चित रूप में उस कार्य से वह ऊब जाएगा। इस आधार पर भी हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। और इसी के साथ में अगला जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये है कि प्रजातांत्रिक समानता के सिद्धांत की भी इसके आधार पर अवहेलना होती है। मतलब लोकतंत्र के सिद्धांतों की अवहेलना। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के सिद्धांत की बात आए तो इसके अंतर्गत स्वतंत्र और समानता के ऊपर बल दिया जाता है, जबकि यहाँ पर वास्तविक रूप में किसी भी रूप में समानता नहीं होगी। क्योंकि इन तीन तत्वों के आधार पर समाज में तीन वर्ग बन रहे हैं। इनके अपने अपने कार्य हैं, इनके कर्तव्यों को विभाजित कर दिया गया है। यहाँ पर किसी भी रूप में कोई समानता नहीं है और ना ही इनको एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो की दार्शनिक राजा के सिद्धांत में लोकतांत्रिक सिद्धांतों की भी अवहेलना हो रही है। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो रही है कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत जो दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया है उसमें बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, ये आलोचना वगैरह ये आप स्वयं भी किसी भी लेखक की किताब से देख सकते हैं, लेकिन दो बातें यहाँ समझने की है, फिर दोहरा रहा हूँ कि प्लेटो मूलतः ये चाहता है कि राजनीतिक शक्ति जिसके आत्मा में होगी वो बुद्धिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञानी होना चाहिए। अर्थात ज्ञान का, बुद्धि का, विवेक का राजनीतिक शक्ति के साथ संगम किया गया है। और दूसरी बात यह है कि प्लेटो ने इससे पहले जो दो सिद्धांत दिए, शिक्षा और साम्यवाद, तो इसका जो मूल उद्देश्य वो यही है कि आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा का शासन स्थापित किया जाए। इसके साथ में वास्तविक रूप में हम देखें तो प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत की काफी आलोचना की जाती है, लेकिन हम आज के संदर्भ में ये कहेंगे, ध्यान रखने की बात है, चाहे आलोचक कितनी ही आलोचना क्यों ना करें, लेकिन आज वास्तविक रूप में पूरी दुनिया को ही किसी न किसी रूप में प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। क्योंकि ये सिद्धांत का मूल महत्व ये है कि प्लेटो ज्ञान का, विवेक का, बुद्धि का शासन चाहता है। और जब ज्ञानी व्यक्तियों का शासन होगा तो वास्तविक रूप में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी जैसा कि प्लेटो के गुरु सुकरात के साथ हुआ था। प्लेटो के गुरु सुकरात के द्वारा उस समय ऐसी कोई गलती भी नहीं की गई थी। वह केवल लोगों से प्रश्न पूछा करता था। इसके आधार पर ही उस समय के शासक वर्ग के द्वारा इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि यहाँ के युवाओं को भ्रष्ट कर रहा है, यहाँ के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि वह ना तो युवाओं को भड़का रहा था, ना भ्रष्ट कर रहा था, ना धर्म को भ्रष्ट कर रहा था। और इस आधार पर ही शासक वर्ग रुष्ट हो जाता है और उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि जैसे ही उसको ये सजा सुनाई जाती है, जब मृत्यु दंड उसको दिया जा रहा तो उस समय प्लेटो वहां पर मौजूद था। उसी समय प्लेटो ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ऐसी कौन सी राजनीति हो, ऐसा कौन सा शासन हो, ऐसा कौन सा तंत्र हो जिसके अंतर्गत वास्तव बुद्धिमान या मनीषी लोगों के साथ ऐसी घटना न घटे। इसलिए उन्होंने अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत राज्य की आदर्श राज्य की स्थापना का आदर्श रखा और उसका जो मूल शासक होगा वो होगा दार्शनिक राजा। और दार्शनिक राजा बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने काफी लंबी बताई है। 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेगा, ये बात ठीक है। 35 वर्ष तक किताबी ज्ञान लेगा, 15 वर्ष तक व्यवहारिक समस्याओं से जूझेगा, उसके बाद में राजा बनेगा। लेकिन आज के संदर्भ में हम देखें तो इससे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि कम से कम इतनी लंबी प्रक्रिया तो ना हो, पर कुछ रूप में ऐसी व्यवस्था तो की जानी चाहिए जिससे कि विवेकवान और बुद्धिमान व्यक्ति राजनीति में आ सके। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लेटो दार्शनिक राजा के माध्यम से विवेक या ज्ञानी व्यक्तियों का शासन चाहता है, यही इसका महत्व है। ये बात सही है कि जब तक शासन या राजनीति ज्ञानी व्यक्तियों के हाथ में नहीं होगी
तब तक ठीक रूप में देश का, विश्व का विकास नहीं हो सकता। समग्र रूप में पूरे विश्व की हम बात करें तो पूरे विश्व की राजनीति को तभी ठीक तरीके से सुधारा जा सकता है जबकि राजनीति में बुद्धिमान लोग ही प्रवेश पा सकें, मूर्ख अज्ञानी व्यक्ति इसमें प्रवेश ना पा सके। तो ऐसी व्यवस्था यदि कर दी जाए तो निश्चित रूप में प्लेटो के दार्शनिक राजा के सिद्धांत से हम कुछ सीख सकते हैं और इन सिद्धांतों को महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि वर्तमान राजनीति में जो कमियां हैं उन कमियों को इन सिद्धांतों के आधार पर दूर किया जा सके। इनकी सार्थकता केवल इसी में नहीं है कि केवल हम उपाधियां प्राप्त करें, उपाधियां प्राप्त करने के बाद में हम देखें तो जो उपाधियां प्राप्त कर लेते हैं अपने जैसे ही शिक्षक फिर तैयार कर देते हैं। इसका केवल यही सार्थकता नहीं, इसकी सार्थकता मूलतः इसमें है कि न केवल हमारे देश बल्कि विश्व की राजनीति को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके। यदि हम इसके माध्यम से कुछ कर सके तो हम वास्तविक रूप में ये कहेंगे कि प्लेटो के सिद्धांत से हमने कुछ सीखा है। और प्लेटो के सिद्धांत के आधार पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लेटो के इन सिद्धांतों के लिए हम हमेशा हमेशा के लिए ऋणी हैं, इनके कर्ज को हम कभी भी चुका नहीं सकेंगे। एग्जाम की दृष्टि से केवल 3 ही प्रश्न बन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा। इस सिद्धांत में कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अवगत अवश्य कराएं और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप इसको लाइक करेंगे तभी तो पता लगेगा कि आपकी समझ में ये बातें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। धन्यवाद।